हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, ये जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट का 5वां पार्ट है। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जनरल साइंस के। और जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस रेलवे में पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस पर आधारित हैं। तो सभी क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको पता होगा उनका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा इस वीडियो का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं। तो समुद्र के तल पर जो लहरें बनती हैं, या फिर हम शांत पानी में अगर पत्थर फेंकते हैं तो जो लहरें बनती हैं वो कौन सी तरंगे होती हैं, तो वो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है अनुप्रस्थ तरंगे। और ये माध्यम के कण जो है इसमें कैसे कंपन कर रहे हैं, तरंग की दिशा के समांतर ही कंपन कर रहे हैं, या तो इधर की ओर कंपन करते रहते हैं, आगे पीछे। ठीक है, तो ये समांतर कंपन करते हैं, पैरेलल कंपन करते हैं। ठीक है, और जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है या ट्रांसवर्स वेव, इसमें जो है माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ये तरंग इधर की ओर चल रही है तो इसके लंबवत जो है कंपन करते हैं माध्यम के कण इस तरह से, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जो समुद्र के तल पर बनती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। तो परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंध रखता है, ये पूछा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक किससे संबंध रखता है। तो पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे, इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। पहला ब्लॉक होता है एस ब्लॉक, पहला ब्लॉक होता है एस ब्लॉक। और इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, तो इसमें ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप। तो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के जो तत्व हैं ये सभी क्या है, एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप के जितने भी तत्व हैं वो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। और फिर उसके बाद पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में कौन से तत्व आते हैं, तो यहाँ पे 13th ग्रुप है। 13th ग्रुप से लेकर के 18th ग्रुप तक के जितने भी तत्व हैं, 13 से 18 ग्रुप तक के जितने भी तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। 13th से 18 तक के। ठीक है, तो ये सभी यहाँ से जितने भी तत्व हैं ये क्या है, ये है पी ब्लॉक के तत्व। और उसके बाद डी ब्लॉक आता है। तो डी ब्लॉक जो है 3rd ग्रुप से स्टार्ट होता है और 12th ग्रुप तक। ठीक है, तो ये 3rd ग्रुप से 12th ग्रुप तक के जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। उसके बाद आता है एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो आप 3rd ग्रुप में देखेंगे, ये है 57 नंबर जिसका एटॉमिक नंबर होता है, ये है लैंथियम। और इसके बाद 58 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 72 है। और 57 के बाद 58 से सीरीज यहाँ पे शुरू होती है, 58 से लेकर के 71 तक। ठीक है, तो ये जो है जो तत्व हैं इनको कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। और इसको जो लैंथियम के बाद जो है आता है ये सीरियम है 58 नंबर। तो 58 से लेकर के 71 तक जितने भी तत्व हैं ये जो है कितने तत्व हैं, ये 14 तत्व हैं। ठीक है, 14 तत्व हैं और इनको कहते हैं लैंथेनाइट सीरीज। तो 58 से लेकर के जितने भी तत्व हैं 71 तक वो क्या है, लैंथेनाइट सीरीज के तत्व कहते हैं इनको, लैंथेनाइड। और फिर जो है 89 नंबर पे आप देखिए 3rd ग्रुप में ही ये है एक्टीनियम। और एक्टीनियम के बाद जो है ये इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 89। उसके बाद 90 से लेकर के 103 तक ये थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक ये जो है एक्टिनाइड सीरीज के तत्व होते हैं, एक्टिनाइड सीरीज के तत्व होते हैं। तो यहाँ भी ये 14 तत्व हैं। ठीक है, तो 14 लैंथेनाइट और 14 एक्टिनाइड सीरीज के तत्व, ये जो है दोनों 28 तत्व जो टोटल होते हैं इनको कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो एफ ब्लॉक के तत्व कौन हो जाते हैं, लैंथेनाइट और एक्टिनाइड सीरीज के तत्व। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था 57 वाला तत्व किससे संबंध रखता है। तो 57 वाला जो तत्व है ये है लैंथियम और ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, इसके बाद 58 से शुरू हो जाती है लैंथेनाइट सीरीज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये डी ब्लॉक का तत्व है। अगला क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। तो कार्य यानी कि वर्क डन, इसका फॉर्मूला होता है F × S × cos थीटा।
ठीक है। यहाँ पे F क्या है, बल है, जो बल लगाया जाता है। S यानी कि विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन, और cos थीटा यानी कि बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो साइंस में कार्य जो है पॉजिटिव तभी हो पाता है जब बल और विस्थापन की दिशा जो है सब एक ही हो। ठीक है। अगर मान लीजिए बल हम इधर लगाते हैं और इधर ही विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पे बल और विस्थापन की जो बीच का एंगल है वो कितना है, 0 है। ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा की जगह हो जाएगा cos 0, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान होता है 1। अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा f इंटू एस का, तो यहाँ पे जो है f इंटू एस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है। अगर मान लीजिए हम इधर बल लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन इधर हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना है, 180 डिग्री का है। ठीक है। 180 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे cos 180 हो जाएगा, और cos 180 डिग्री का मान होता है -1। तो यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई होगा f इंटू एस में, तो उस स्थिति में कार्य कितना आएगा, निगेटिव आएगा। जो भी कार्य होगा वो निगेटिव में आएगा। और मान लीजिए हम बल लगा रहे हैं इस दिशा में और विस्थापन उसका इधर की ओर हो रहा है या इधर की ओर रहा है, यानी कि 90 डिग्री एंगल पर विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। cos 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री एंगल होगा, बल और विस्थापन के बीच में जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0, और 0 से मल्टीप्लाई होगा f इंटू एस का, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा टोटल। तो उस स्थिति में कार्य का मान क्या होगा, 0। और यही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होता है। तो क्या कोण होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ से गिर रही किसी पिंड में होती है। तो पूछा गया है, पहाड़ से अगर कोई पिंड गिर रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा या दोनों ऊर्जा होती हैं। तो यहाँ पे ये पहाड़ है मान लीजिए, और इस पर से कोई पिंड लुढ़कते हुए चला आ रहा है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी ऊर्जा होगी, तो इसमें गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी होगी। गतिज ऊर्जा क्योंकि ये गतिमान है, तो किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है तो उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जो है ये किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ पे m यानी कि वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा, और इंटू v जो स्पीड होगी इसकी, जो वेग होगा इसका, उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा का मान आ जाएगा। ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो वस्तु है ये ऊंचाई पर है। ठीक है। तो इसकी ऊंचाई के कारण, ये जो ऊंचाई पर इसकी स्थिति है, तो उसकी ऊंचाई के कारण जो है इसकी स्थितिज ऊर्जा भी होगी, और वो किसके बराबर होगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है m इंटू जी इंटू एच के, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है और वस्तु कितनी ऊंचाई पर है, और ग्रेविटी, यहाँ पे जी की जगह ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींच रही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इसको खींच रही है। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। लेकिन स्थितिज ऊर्जा कब इसमें सबसे ज़्यादा होगी, जब ये ऊपर, सबसे ज़्यादा ऊपर होगा। ठीक है। और जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा इसकी ऊंचाई कम होती जाएगी, और उस समय जो है गतिज ऊर्जा इसकी कम होती जाएगी। ठीक है। और जब यहाँ पे एकदम टच कर लेगी ज़मीन को, उस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 0 हो जाएगी। लेकिन गतिज ऊर्जा उस समय जो है मैक्सिमम होगी, जब ये यहाँ पर रुकी हुई होगी तब इसमें गतिज ऊर्जा 0 होगी। जैसे ही चलना शुरू करेगी तो धीरे धीरे इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसका जो वेग है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ग्रेविटी के कारण। ठीक है। और यहाँ पर जब ये एकदम टच करने वाली स्थिति में होगी तो उस समय जो है इसका वेग सबसे ज़्यादा होगा, और उस समय उसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों इसमें होगी। अगला क्वेश्चन है, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, फॉर्मूला आपको याद करना होगा। फॉर्मूला क्या है, S इक्वल टू यू प्लस हाफ इंटू ए 2n-1। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अब S यानी कि विस्थापन हमें निकालना है कि कितना विस्थापन होगा, और U यानी कि प्रारंभिक वेग। तो जब कोई वस्तु गिराई जाती है तो शुरू में उसका वेग 0 रहा होगा, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पे U का मान 0 हो जाएगा। ठीक है। और 1 + 2 यहाँ पे लिखा हमने, और A
ए यानी कि एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, इसको पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है ग्रेविटी से, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे ग्रेविटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। और 2n, तो 2 इंटू एन क्या होगा, यहाँ पे चौथे सेकेंड का पूछा गया है, चौथे सेकेंड में तय की गई दूरी, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 2 इंटू 4 हो जाएगा। पाँचवें सेकेंड में अगर निकालना हो तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, -1 हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 + 1/2, ये 1/2 ही रहेगा, इंटू 10, और 2 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 8, और -1, तो 8 - 1 हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इंटू 7, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 × 5 = 10, और 5 का मल्टीप्लाई होगा 7 में, तो कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये 35 मीटर ये इसकी जो है दूरी आ जाएगी। जब ये चौथे सेकंड में होगी तो चौथे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, 15 मीटर, सॉरी यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, 35 मीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है। तो इनमें जो है सल्फर और कार्बन और फास्फोरस, ये तीनों क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं, अधातुएं हैं। ठीक है, ये तीनों अधातुएं हैं और ये कठोर होती हैं। अगर हम इस पर हथौड़े से चोट करेंगे तो ये टूट करके बिखर जाएंगी। ठीक है, जबकि तांबा जो है क्या है, एक धातु है, इस पर अगर हम हथौड़ा मारेंगे तो ये टूटेगा नहीं बल्कि जो है फैलने लगेगा। ठीक है, तो ये जो है लचीला है, फ्लेक्सिबल है, और ये सॉफ्ट है। और ये अधातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। अगर आप इसको हथौड़ा मारेंगे तो टूट जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये मुड़ेंगी नहीं, ना ही फैलेंगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। तो यहाँ पूछा गया कौन सा ऐसा पौधा है जो जड़, तना, पत्ती, इसमें हम अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते इसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो कि एक शैवाल है, एक निम्न श्रेणी का पौधा है, और इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते जड़ों, तनों और पत्तियों में। आप डायग्राम में देख सकते हैं, कुछ इस तरह के से होता है। ये इसका माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, तो इस तरह से ये होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पाइरोगायरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन है मृदूतक। तो मृदूतक जो है इसको कहते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को ही हिंदी में मृदूतक कहते हैं, और ये सरल अस्थायी ऊतक होता है। ठीक है, मृदूतक। और इसके अलावा कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये भी सरल ऊतक है। कोलनकाइमा को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक कहते हैं इसको। ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा को कहते हैं दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक कहते हैं इसको। ठीक है, और जाइलम, ये जो है जटिल ऊतक होता है, सरल ऊतक नहीं होता है। जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों जटिल ऊतक के प्रकार हैं। जाइलम का कार्य क्या होता है, तो ये पौधे के विभिन्न भागों में जल पहुंचाता है। जा से जाइलम, जा से जल, आप इस तरह याद रख सकते हैं। फ्लोएम जो है ये पौधे के विभिन्न भागों में फूड पहुंचाता है, जाइलम जल पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था कौन नहीं है सरल अस्थायी ऊतक, तो जाइलम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है। तो हैलोजन जो है ये 17वें ग्रुप के जितने भी तत्व होते हैं, 17th ग्रुप के, इनको हैलोजन कहते हैं। ठीक है, इनकी आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, तो इसमें जो है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेंटाइन, ये तत्व होते हैं। इसको शॉर्टिक से आप याद रख सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं सभी तत्वों को। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैलोजन जो है 17वें ग्रुप के तत्व होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो प्रतिरोधक 10 ओम और 20 ओम श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हैं, सर्किट में विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे दो प्रतिरोध हैं, एक है 10 ओम का और दूसरा है 20 ओम का। दोनों एक सर्किट में जुड़े हुए हैं 6 वोल्ट बैटरी से। ठीक है, यहाँ पे 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हैं, तो सर्किट में विद्युत धारा का मान बताना है। तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे दोनों का। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो R1 + R2। ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस है सबको टोटल ऐसे जोड़ लेते हैं, तो 2 ही हैं यहाँ पे, तो R1 + R2 हो जाएगा, यानी कि 10 ओम + 20 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 30 ओम,
क्योंकि यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़ा दिया गया है। अगर यही समांतर क्रम में दिया गया होता तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर समांतर क्रम में हो तो 1/r इक्विवेलेंट होता है 1/r1 प्लस 1/r2 या जितने भी दिए गए हों 1/rn तक। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल पाते हैं समांतर क्रम में। तो यहाँ पे कितना है, टोटल रेजिस्टेंस दोनों का इक्विवेलेंट कितना है, 30 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे विद्युत धारा लेकिन हमें निकालनी है। विद्युत धारा कैसे निकालेंगे, तो ओम का नियम है V = I × R। ठीक है, तो हमें विद्युत धारा यानी कि I का मान निकालना है, करंट। तो I = क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। और V वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज दिया गया है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, तो यहाँ पे 6 लिख दिया हमने। R का मान कितना है, R इक्विवेलेंट आया है टोटल, सॉरी यहाँ पे 30 ओम आया है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 लिख दिया। तो यहाँ पे 30 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 आंसर आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.2 एम्पियर, ये करंट का मान आ जाएगा। ठीक है, 0.2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितने डिग्री होने पर प्रेरित धारा का मान सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा इसको, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष अगर 90 डिग्री होती है तो उस कंडीशन में प्रेरित धारा का मान सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, वो बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसको क्या कहते हैं। तो कोई वस्तु है, ये मान लीजिए वस्तु है, इस वस्तु का संपूर्ण भार जिस बिंदु पर कार्य करता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कोई वस्तु हो उसका संपूर्ण द्रव्यमान जिस बिंदु पर कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान का केंद्र, यानी कि ऐसा बिंदु जहां से सभी दिशाओं में द्रव्यमान समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे संपूर्ण भार पूछा गया तो संपूर्ण भार पूछा जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है। तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए पाइरूवेट का विभाजन करते हुए ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में। और ये निर्माण कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी आल्टमैन और फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विलयनों के पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता है। तो यहाँ पे कुछ विलयन के पीएच मान दिए गए हैं, तो यहाँ पे बताना है किसमें हाइड्रोजन आयन जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो पीएच स्केल, जिसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पीएच स्केल ये जो है 1 से लेकर के 14 तक होता है, 1 से लेकर के 14 तक होता है। और ये स्केल किसने दिया था, तो सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे। सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने इन्होंने ये स्केल दिया था। इस स्केल में जो है 7 नंबर पर जिसका भी पीएच मान 7 होता है, वो जो विलयन होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है, ना वो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। और 7 से हम जितना एक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जितना हम एक की तरफ बढ़ेंगे 7 से कम होते जाएंगे उतना ही वो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। और उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उसमें बढ़ती जाएगी जितना हम 7 से 1 की तरफ आएंगे। और जितना हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो उसमें OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी और वो विलयन उतना ज़्यादा क्षारीय होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सांद्रता किस में होगी, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो आप जानते हैं कि 7 से जितना हम कम की ओर होते जाएंगे उतना ही उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में होगी, 2.4 में। ठीक है, 2.4 जिसका भी पीएच होगा उसकी जो है सांद्रता इन सब के मुकाबले सबसे ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। इसको बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं, और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्रिस्टलीकरण का जल नहीं है। अब देखिए जिप्सम में, तो जिप्सम में जो है जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो यहाँ पे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2।
तो यहाँ पे ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, इसको कहते हैं क्रिस्टलीकरण का जल। तो यहाँ पे क्रिस्टलीकरण का जल उपस्थित है। ठीक है, वॉशिंग सोडा की बात करें तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो यहाँ पे भी क्रिस्टलीकरण का जल उपस्थित है क्योंकि यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। ठीक है, अगर ये 10 मॉलिक्यूल्स हटा दिए जाएँ तो बचता है Na2CO3। इसको कहते हैं सोडा एस कहते हैं। और 10 मॉलिक्यूल्स जब जुड़े होते हैं तो कहते हैं वॉशिंग सोडा या धावन सोडा। और कॉपर सल्फेट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। तो यहाँ पे भी 5 मॉलिक्यूल्स हैं इसके वाटर के, तो यानी कि यहाँ पे भी क्रिस्टलीकरण का जल उपस्थित है। और अगर इसमें से ये जल हटा दिया जाता है तो जो ये कॉपर सल्फेट है इसका रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद। इसी वाटर के कारण इसका कलर जो है नीला होता है। और इसको क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। ठीक है, नीला थोथा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, किसमें क्रिस्टलीकरण का जल नहीं है, तो बेकिंग सोडा में नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक डैश कहा जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, यह कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बिना बुझा चूना कहते हैं या क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, इसकी जब क्रिया कराई जाती है पानी से, तो बिना बुझा चूना में पानी जब डालते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है बहुत ज़्यादा। और क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ये कैसी अपक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। ठीक है, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना या स्लैक्ड लाइम कहते हैं, बिना बुझा चूना। और ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है तो उसको कौन सी अपक्रिया कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, और जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जब हम बॉन्ड तोड़ते हैं तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें या तो ऊष्मा देनी पड़ती है या विद्युत का करंट देना पड़ता है। तो इस तरह से जब हमें ऊष्मा देनी पड़ती है किसी अभिक्रिया में तो उसको ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये ऊष्मा शोषी अपक्रिया है और ये ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था में लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो युवावस्था में जो लड़कों में चेंजेस आते हैं वो कौन से हार्मोन के कारण आते हैं, तो वो आते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। तो ये जो है मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, इसके कारण जो है चेंजेस आते हैं। और गर्ल्स में जो है किस हार्मोन के कारण चेंजेस आते हैं, तो इसका नाम होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन ये फीमेल हार्मोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को सबसे पहले वर्गीकृत किसने किया। तो तत्वों को वर्गीकृत सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले किया था डोबरनियर ने। सबसे पहले किसने किया था, डोबरनियर ने। लेकिन इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर नहीं किया था, परमाणु भार के आधार पर इन्होंने किया था। ठीक है, परमाणु भार के आधार पर। उसके बाद जो है न्यूलैंड्स ने किया था, न्यूलैंड्स ने। ठीक है, तो इन्होंने भी परमाणु भार के आधार पर किया था। और फिर जो है मेंडलीफ आए थे, तो मेंडलीफ ने जो है पहली बार आवर्त सारणी बनाई थी। इन्होंने वर्गीकरण तो किया था लेकिन इन्होंने आवर्त सारणी की तरह नहीं बनाया था, मतलब उसमें पीरियड और ग्रुप नहीं थे। मेंडलीफ ने जो वर्गीकरण किया उसमें आवर्त भी थे, मतलब पीरियड भी थे और ग्रुप भी थे। तो इन्होंने वर्गीकरण किया था लेकिन इन्होंने भी परमाणु भार के आधार पर ही किया था। ठीक है, और इसलिए मेंडलीफ को क्या कहते हैं, आवर्त सारणी का जनक कहते हैं, क्योंकि इनकी सारणी में आवर्त और समूह थे। ठीक है, पीरियड और ग्रुप थे। फिर जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर किसने किया, परमाणु क्रमांक के आधार पर किया था मोजले ने, जिनका पूरा नाम क्या था, हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया, जिसको हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। जो हम लोग आज यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, मोजले की आवर्त सारणी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोजले। अगला क्वेश्चन है, 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करें। तो जो हम लोग के घर में बिजली इस्तेमाल होती है वो यूनिट्स में उसका बिल आता है। ठीक है, तो एक यूनिट जो होता है ये जो है किसके बराबर होता है, किलोवाट घंटा के,
1 किलोवाट घंटा के बराबर 1 यूनिट होता है। तो यहाँ पे हमें इसको किलोवाट घंटा में बदल लेना है, ठीक है। तो 120 वाट दिया गया है, अगर हम 120 वाट को किलोवाट में बदलें तो क्या हो जाएगा, 120 को हमें 1000 से भाग करना होगा और यहाँ पे घंटा यानी आवर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जितने घंटे दिए गए हों उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 8 घंटे दिए गए तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 का 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 96 और यहाँ पे अपॉन में 100। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 0.96 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.96 किलोवाट घंटा या यूनिट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 0.96 यूनिट। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला अभी पिछले क्वेश्चन में आया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला होगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी। तो यहाँ पे शक्ति निकालना है, शक्ति यानी कि पावर। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, यानी कि ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। और वर्क डन किसके बराबर होगा, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा के बराबर, जो कि M/G/H के बराबर होगा, ठीक है, जिसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो M/G/H के बराबर होगा। तो यहाँ पे M/G/H अपॉन टाइम हो गया और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो M की वैल्यू कितनी है, M दिया गया है 40 किलोग्राम, तो 40 इंटू G का मान जो है हम 10 ले सकते हैं, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और H का मान कितनी ऊंचाई तक जाती है, तो 5 मीटर तक की ऊंचाई तक जाती है। तो यहाँ पे 5 मीटर तक की ऊंचाई हो गई। टाइम कितना दिया गया है, 4 सेकेंड, ठीक है, तो 4 सेकेंड। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 से ये जाएगा 10 बार और 10 का मल्टीप्लाई होगा 10 दाम 100, 5 500, तो 500 क्या आ जाएगा वाट, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, तो 500 वाट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। तो एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH और इसको एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। और जब ये डाइल्यूट होता है 5 से 8% होता है तो इसको कहते हैं विनेगर, विनेगर या सिरका। और इसको प्राप्त किया जाता है गन्ने का फर्मेंटेशन, यानी कि गन्ने का किण्वन करके इसको प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, तो सिरका या विनेगर कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। तो श्रवणीय रेंज क्या होती है, श्रवणीय रेंज यानी कि ऑडिबल रेंज, ऑडिबल रेंज, या इसको कहते हैं श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि। तो ये जो है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उनको कहते हैं श्रव्य ध्वनियाँ या ऑडिबल रेंज वाली साउंड्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया इससे नीचे आवृत्तियों वाली, तो 20 से जो नीचे आवृत्ति वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उनको कहते हैं अपश्रव्य ध्वनियाँ, अपश्रव्य ध्वनियाँ जो कि इंसान नहीं सुन सकते हैं, इनको अपश्रव्य ध्वनियाँ या इंफ्रासोनिक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इंफ्रासोनिक। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनियाँ होती हैं ये भी इंसान नहीं सुन सकते हैं और इसको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक रेंज वाली वेव्स कहते हैं इनको। तो इसको इंसान नहीं सुन सकते हैं, इसको कौन सुन पाते हैं, तो इसको कुत्ते सुन सकते हैं, कुत्ते इसको सुन सकते हैं। और अपश्रव्य ध्वनियों को कौन सुन सकते हैं, इंफ्रासोनिक को, तो इसको हाथी है और व्हेल है, ये सब कुछ बड़े जानवर हैं जो इसको सुन पाते हैं। और पूछा जाता है कि जो परश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली, ये ध्वनियाँ कौन निकालते हैं, तो जो है डॉल्फिन, डॉल्फिन और इसके अलावा पॉर्पोइस, पॉर्पोइस और इसके अलावा चमगादड़, ये जो जीव हैं ये परश्रव्य ध्वनियाँ जिनको अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं ये ध्वनियाँ वो निकालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है तो ये झुकती है। तो प्रकाश की किरण पानी से अगर ग्लास तक जाएगी, ये ऊपर पानी है, ये मान लीजिए पानी है और ये जो है कांच है, ठीक है। तो पानी जो है कांच की अपेक्षा विरल माध्यम होगा
और कांच जो है क्या होगा, पानी की अपेक्षा सघन माध्यम होगा। तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाती है, ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण गई और यहाँ पे अभिलंब मैंने खींच दिया, तो ये जो है अभिलंब या जिसको कहते हैं सामान्य, तो ये जब जाती है तो यहाँ पे माध्यम चेंज होते ही इसकी दिशा मुड़ जाती है किधर की ओर, ये सामान्य की ओर झुक जाती है और इसकी गति कम हो जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य की ओर और धीमी हो जाती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सघन से विरल में जाती है तो इसका उल्टा हो जाता है। क्या होता है, अगर सघन से विरल में जाएगी, मान लीजिए सघन माध्यम है, तो इससे अगर कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो इसकी गति जो है विरल में जाने पे तेज हो जाती है और ये सामान्य से दूर की ओर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन विरल से सघन में आ रही है तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य की ओर जाती है और धीमी हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।